आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश पर भारत में हलचल तेज, बैठक में सभी पार्टियां बोली हम सरकार के हर कदम के साथ। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने स्वास्थ्य जीवन बीमा पर जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर बैन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ताओं ने की बड़ी मांग। इंडिया गठबंधन से मिलने लगे मोदी सरकार के मंत्री के सुर, एनडीए के लिए सिरदर्द बन सकती है उनकी ये मांग। अखिलेश यादव बोले सीएम के जनता दरबार में पहुंची महिला ने ना सुनवाई से हताश होकर किया आत्मदाह। राजस्थान विधानसभा में बवाल, चादर बिछाकर रात भर धरने पर बैठे रहे कांग्रेस विधायक, मुकेश भाकर के निलंबन पर हंगामा। जज, पत्रकार, हिंदू अर्थशास्त्री और सेना के लोग मिलकर चलाएंगे बांग्लादेश में सरकार। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में बढ़ते हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर ढाका छोड़ दिया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि हम सरकार चलाएंगे। दरअसल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा था। बांग्लादेश संकट पर भारत में भी हलचल तेज हो गई, जहां बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी को पड़ोसी मुल्क के हालात के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी, तो वहीं आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए भारत में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बारे में सभी दलों के नेताओं को जानकारी दी। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश संकट को लेकर भारत काफी गंभीरता से ले रहा है। शेख हसीना के लंदन में शरण लेने पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इसीलिए वो शरण मिलने तक भारत में ही रहेंगी। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। जाहिर तौर पर मैं दोबारा कहूंगा कि हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, अगर मिनिस्टर साहब दोनों जगह स्टेटमेंट देंगे तो जो हमारे मन में दुविधाएं हैं उन दुविधाओं को भी हम उनके समक्ष रख करके उसका निराकरण। आज विपक्षी गठबंधन इंडिया के विभिन्न घटक दलों के नेताओं ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर से 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग करते हुए आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म करने की मांग लिखी हुई थी। विपक्षी दलों ने जीएसटी खत्म करो के नारे भी लगाए।
मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। अब लोग लेना ही बंद कर देंगे। जब इतना जीएसटी देना होगा तो लोग देंगे क्यों? जैसे लोग गोल्ड खरीद के छुपा के रख देते हैं कि चलो कभी इमरजेंसी में काम आएगा, अब इस तरह की चीजों में लोग इन्वेस्ट करेंगे। जमीन खरीद के रख देंगे, लेकिन वो तत्काल नहीं ना मिलता है। ये है कि आप कभी भी बीमार पड़े तो तुरंत आपको ये गारंटी रहती थी कि मेडिक्लेम वगैरह से आपको तुरंत मिल जाएगा। अब तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी देश की जनता। आप सिर्फ अपर क्लास को देख रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के सारे पॉलिसीज बना रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो जनता के टैक्स के पैसे और ये सब है, इसको लेके आप चंद पूंजीपतियों को और अमीर बना रहे हैं। ये टैक्स के पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, वो पैसे लेकर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। उनसे आप वसूली नहीं करते और छोटे छोटे लोगों को जो पेट काट काट के अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं। अब देखिए ना, जो पैसे बैंकों में जमा थे उसके कितने परसेंट चले गए बाहर विदेशों में, बड़े पूंजीपति लोन लेके चले गए। अब उसका असर तो उन पर पड़ रहा है ना, जो लोग अपना भविष्य देखकर पैसे उन्होंने बैंक में रखा था, अब उसका इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि वो अपना दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की गई है, जिसने चेंबूर कॉलेज द्वारा कैंपस में बुर्का, हिजाब या फिर नकाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी बर्दीवाला और मनोज मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस मामले को लिस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम इस मामले में आपको डेट देंगे और मामले को सुनेंगे। चेंबूर स्थित एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के 9 छात्रों ने कॉलेज के एक नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक वर्ष से नए ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया गया था। इस नोटिस में कहा गया था कि आपको कॉलेज में फॉर्मल या फिर डिसेंट ड्रेस कोड फॉलो करना है, जिसमें किसी के धर्म का पता न चले। इसलिए आप बुर्का, नकाब, हिजाब, कैप, बैज आदि कुछ नहीं पहनेंगे। वहीं लड़कों के लिए केवल फुल या हाफ शर्ट और नॉर्मल ट्राउजर और लड़कियों के लिए कोई भी इंडियन वेस्टर्न नॉन रिवीलिंग ड्रेस पहनने की इजाजत होगी। लड़कियों के लिए कैंपस में चेंजिंग रूम है। याचिका में कहा गया है कि मुंबई यूनिवर्सिटी से संबंध और महाराष्ट्र राज्य की सहायता से चलने वाले कॉलेज के पास इस तरह के प्रतिबंध लगाने से जुड़े निर्देश जारी करने का कोई अधिकार और शक्ति नहीं है और ये नोटिस कायम नहीं रखा जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि नकाब और हिजाब पहनना याचिकाकर्ताओं की धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग है और क्लास में इसे पहनना उनकी आजादी, पसंद और निष्ठा के अधिकार का हिस्सा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये नोटिस जारी करने का कारण ही यही है कि छात्राओं के कपड़ों से उनके धर्म का पता न चले, ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें और ये उनकी भलाई के लिए है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में केंद्र सरकार ने बांग्लादेश और शेख हसीना पर भारत के मौजूदा स्टैंड के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार के स्टैंड पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। बैठक में मौजूद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार से तत्कालिक और दीर्घकालिक रणनीति के बारे में पूछा है। राहुल ने यह भी जानना चाहा कि क्या बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे विदेशी हाथ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने राहुल गांधी के सवाल के जवाब में कहा है कि बांग्लादेश में बदलते घटनाक्रम पर सरकार नजर बनाए हुए है। ये भी बताया कि पाकिस्तान के नए राजनयिक ने सोशल मीडिया पर आंदोलन की तस्वीर वाली डीपी लगाई थी, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि हम बांग्लादेश के हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने बताया कि अभी बांग्लादेश में 12,000 से 13,000 भारतीय हैं। हालांकि देश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े। सरकार ने बताया कुल 20,000 लोग फंसे हुए थे। इनमें से 8,000 छात्र वापस भारत आ गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूवीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की दिल्ली दौरे पर पार्टी सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये एक राजनीतिक दौरा है। वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आदि सहित इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं। ये उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोकसभा चुनाव में किया गया था।
जी हाँ, शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में आ रहे हैं और जरूर उनका ये राजनीतिक दौरा है, पॉलिटिकल टूर है और इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी है, कांग्रेस के नेताओं से होगी, एनसीपी के नेताओं से होगी, पवार साहब है यहाँ दिल्ली में, तो महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं से भी उनकी आज मुलाकात होगी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उनकी सीट शेयरिंग हो जाए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और हमें विश्वास है जैसे लोकसभा में ये हुआ वैसे ये हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश की थी। भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये फडणवीस को बदनाम करने की रणनीति थी। भाजपा ने ये सवाल भी उठाया कि एक नेता जो उस समय विपक्ष में था वो पुलिस अधिकारी से ऐसा कैसे कह सकता है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता अनिल देशमुख के दावों पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि झूठ बोले कौवा काटे। देशमुख ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने एनडीए सरकार को गिराने के लिए परमवीर सिंह से देशमुख के खिलाफ आरोप लगाने को कहा था। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने गृह मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस अधिकारियों से बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने को कहा था। इस आरोप के मद्देनजर देशमुख ने 2021 में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देशमुख ने यह भी दावा किया है कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे फडणवीस के कहने पर उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। वाजे फरवरी 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर डिटेलिंग के छड़े लगाने और ठाणे के व्यवसायिक मनसुख हिरन की हत्या के मामले में आरोपी हैं। वाजे वर्तमान में नवी मुंबई के तलोजा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। सोमवार को नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों ने देशमुख से फडणवीस की उस टिप्पणी के बारे में पूछा जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंह और वाजे की नियुक्ति तब की गई थी जब देशमुख गृह मंत्री थे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आज केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कुछ भी मांग कर सकती है। भाजपा वो पार्टी है जिसने एजेंसियों का दुरुपयोग करके अब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में बनाए रखा है। ईडी से उन्हें बेल मिल चुकी है। ये गिरफ्तारी केवल राजनीतिक है, इसमें कोई तथ्य और सत्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी मांग कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसीज का दुरुपयोग कर अब तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बनाए रखा है। अब तक ईडी से उनको बेल मिल चुकी है, सीबीआई का बेल अभी बाकी है। जिस तरीके से रातों रात उनको अरेस्ट कर लिया ईडी से, जैसे ही उनको बेल मिली वैसे ही रातों रात सीबीआई ने आकर उनको अरेस्ट किया है। वो दिखाता है कि ये अरेस्ट जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोई तथ्य और सत्य नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कैसे एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, खास करके उन लोगों के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जम के लड़ाई लड़। बांग्लादेश के हालात को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ये बैठक संसद भवन परिसर में हुई। वहीं इस बैठक में आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं बुलाया गया था। इस पर आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला इस पर निर्भर नहीं करता है कि प्रधानमंत्री किससे खुश हैं या किससे नाराज। इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक में 13 सांसदों वाली राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को न बुलाना सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है तो वो इस बात पे निर्भर नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी किस पार्टी से खुश हैं, किस पार्टी से नाराज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पे तो सबको लेके चलना होता है। तो एक राष्ट्रीय दल जिसके लोकसभा में 3 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में न बुलाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार की अगंभीरता को भी दिखाता है और ओछी मानसिकता को भी दिखाता है। इतने छोटे मन से आप देश के मसलों का समाधान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आप कोई गंभीर फैसला नहीं ले सकते अगर आप देश के राष्ट्रीय दल को बैठक में ही नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि आप उससे खुश हैं कि नाराज हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सरकार की एक ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है और उनकी अगंभीरता। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत पहुंची बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूपी के गाजियाबाद जिले में इंडियन एयरवेज के सेफ हाउस में अपनी रात बिताई।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंडन एयरपोर्ट पर शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। शेख हसीना बांग्लादेश की वायुसेना के विमान से सोमवार शाम गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर उतरी थी। शेख हसीना को हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में 14 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। उनकी सुरक्षा के लिए वायु सेवा के गरुड़ कमांडोज को लगाया गया है। इसके साथ साथ इंडियन एयरबेस के मुख्य द्वार से लेकर अंदर सभी जगह पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। किसी को भी सेफ हाउस तक जाने की इजाजत नहीं है। अभी आगे की क्या स्थिति है ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि आज भी शेख हसीना अपनी बहन के साथ इंडियन एयरबेस के सेफ हाउस में ही रह सकती हैं। शेख हसीना के भारत पहुंचने के बाद पीएम मोदी के आवास पर भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मुलाकात की थी। शेख हसीना से मिलने के बाद डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। वहां पर वो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की समिति की बैठक में भी शामिल हुए थे। मेघालय के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने पड़ोसी देश में अशांति के बीच बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 444 किलोमीटर से अधिक की सीमा पर कर्फ्यू अगली सूचना तक रोजाना शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। ये निर्णय बीएसएफ के अधिकारियों और मेघालय पुलिस के साथ एक बैठक के बाद लिया गया है। उधर अमेरिकी दूतावास ने एक नोटिस जारी कर बांग्लादेश में अपने नागरिकों से सावधानी बरतने को कहा है। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी चाहिए और सुरक्षित होने पर संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर विचार करना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार इसके पक्ष में नहीं है। इस बीच केंद्र सरकार में मंत्री और अपना दल एसके अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। इस मुद्दे पर मोदी की मंत्री के इंडिया गठबंधन से सुर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली में आयोजित पार्टी की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और इसे देश के विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या जातीय जनगणना जरूरी नहीं है। हमारे देश की संरचना का आधार विभिन्न जातियां हैं और देश में हजारों सालों से हैं। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि दबे कुचले और वंचित समाज को भी उनका हक, सम्मान और भागीदारी मिलनी चाहिए और ये सब सिर्फ जातीय जनगणना के आधार पर ही संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को अगर अधिकार, सम्मान और भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या अधिकृत आंकड़ा होना चाहिए। ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। अनुप्रिया पटेल इससे पहले भी सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर आउटसोर्सिंग में पिछले और SC/ST समाज के साथ भेदभाव का आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि इन समाज के लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल के नाम पर अलग कर दिया जाता है और उनकी जगह किसी और को नौकरी दे दी जाती है। यूपी के देवरिया जिले में फूड पॉइजनिंग की वजह से आश्रम पद्धति स्कूल में 90 छात्र बीमार पड़ गए। रामपुर कारखाना क्षेत्र स्थित स्कूल में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। 90 छात्रों में से 45 को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इनमें से 45 अन्य छात्रों का इलाज स्कूल में ही चल रहा है। आपका कितने बच्चों का इलाज किए हैं, कितने बच्चों को रेफर किया और क्या सिम्टम है सबको? जी, लगभग 80 बच्चों का इलाज चल रहा है, यानी इलाज किया गया है यहाँ पे। और सबको, किसी के पेट में दर्द है, बुखार है, सर दर्द है और उल्टी हो रही है। 3 बच्चे रेफर हुए हैं, 5 को और करने जा रहे हैं। कहाँ पर आप आए हैं? हम हैं अभी दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में, महरौना। बच्चों की स्थिति जो रेफर हुए हैं उनके वो थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सब सही है। अभी लखनऊ में आज उन्नाव की एक महिला ने खुद को आग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद लोग समय से पहुंच गए और महिला के शरीर में लगी आग को बुझाया गया। इसके बाद उस महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा ने पहले दावा किया था कि घटना सीएम हाउस के गेट पर हुई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाजपा सरकार से जनता की नाउम्मीदी का एक और दिल दहला देने वाला हादसा तब हुआ जब लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में पहुंची पीड़ित महिला ने नासुनवाई से हताश होकर अपने दूध में बच्चे को किनारे बिठाकर आत्महत्या की। भाजपा के लिए जनता सिर्फ मतदाता है, भाजपा के लिए चुनाव खत्म मतलब जनता से सरोकार खत्म। सपा प्रमुख ने आगे लिखा है कि महिला के प्रति सहानुभूति का भाव रखा जाए व उसके जीवन को बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ
मुफ्त इलाज कराया जाए। महिला के परिजन व जनता निगाह रखें, कहीं ऐसा न हो कि भाजपा सरकार की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन के रूप में आत्मदाह करने पर उस महिला के खिलाफ भाजपा सरकार कोई गुपचुप कार्रवाई कर दे। यूपी कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि उन्नाव की अंजलि जाटव अपने बच्चे के साथ मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उनसे मिलने पहुंची। वहां से निकलते ही उन्होंने खुद को आग लगा ली। मगर क्यों? मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंची महिला ने वहां से निकलकर खुश होने के बजाय आत्मदाह का प्रयास क्यों किया? क्या किसी को अब मुख्यमंत्री से भी न्याय की उम्मीद नहीं है? मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन अब मौसम विभाग ने बारिश से राहत की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के लिए जिम्मेदार सिस्टम कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से आगामी एक सप्ताह तक बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ के प्रदेश के ऊपर से निकलने और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कमजोर होने की वजह से हफ्ते भर तक बारिश नहीं होगी। हालांकि इस दौरान हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 13 जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होगी। इन जिलों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, भिंड, उमरिया, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 7 दिनों तक अब हल्की मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज 13 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं, जबकि 7 अगस्त को श्योपुर, शिवपुरी, सागर, दमोह, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडौरी, अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर व जबलपुर में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। इसी तरह 8 और 9 अगस्त को श्योपुर, मुरैना, भिंड, गुना, धार, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडौरी और रतलाम में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान विधानसभा में बीते दिन जमकर हंगामे की स्थिति बन गई, जब अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन से सस्पेंड कर दिया। इस दौरान अन्य कांग्रेस विधायक भड़क गए और मुकेश भाकर को बाहर निकालने आए मार्शलों से भिड़ गए। इतना ही नहीं, हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने धरना दिया और सदन में ही चादर बिछाकर बैठ गए। इसका वीडियो भी सामने आ रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने जमीन पर बैठकर वचन गाया, सबको सन्मति दे भगवान। साथ ही मांग की कि विधायक मुकेश भाकर का निलंबन बहाल किया जाए। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि मुकेश को बाहर निकालने आए मार्शलों ने महिला विधायकों के साथ धक्का मुक्की की। इसी के साथ सदन में महिला विधायकों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। विधायकों ने दावा किया कि मार्शल ने सदन में महिला एमएलए का हाथ पकड़ा, उन्हें धक्का दिया और इस वजह से काफी चोटें भी आई हैं। अगर महिलाएं सदन में सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे रहेंगे? ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐलान किया था कि विपक्ष के विधायक सदन में रात भर बैठे रहेंगे। यह धरना तब तक चलेगा जब तक मुकेश को वापस सदन में आने नहीं दिया जाता। सदन में मार्शलों के साथ हुई लड़ाई और धक्का मुक्की में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा गिर गए। वहीं कई विधायकों को चोटें आने का दावा किया गया है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार ने पीपी और एपीपी की नियुक्ति पुराने कानून यानी सीआरपीसी के तहत की थी, लेकिन अब नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, इसलिए सरकारी वकीलों की नियुक्ति शून्य मानी जानी चाहिए। विपक्ष ने सदन में इसको लेकर ही सत्ता पक्ष से जवाब मांगा था। कांग्रेस का दावा है कि सरकार इस पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए विपक्ष के विधायकों पर एक्शन ले रही है। बांग्लादेश में सेना ने फिलहाल अंतरिम सरकार का गठन किया है। इसमें 10 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें पत्रकार से लेकर कई नामचीन लोग शामिल हैं। अब ये 10 सदस्यीय लोग सरकार चलाएंगे। बांग्लादेश की नई सरकार का नेतृत्व डॉक्टर सलीमुल्लाह खान और डॉक्टर आसिफ नजरुल करेंगे। रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद अब्दुल वहाब मियां, सेना से रिटायर्ड जनरल इकबाल करीम, रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद इफ्तिखारुद्दीन, डॉक्टर देवप्रिया भट्टाचार्य, मतियुर रहमान चौधरी, ब्रिगेडियर जनरल सेवानिवृत्त एम सखावत हुसैन, डॉक्टर हुसैन जिलुर रहमान और जस्टिस एम ए मतीन नई सरकार चलाएंगे। अब आगे सरकार चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। वहीं इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत आ गई हैं। इसके कारण तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जमात इस्लामी ने धमकी दी है। उसने कहा है कि जो भी देश शेख हसीना को शरण देगा उसका दूतावास खेल लेंगे। कर्मचारियों को बाहर न निकलने दे। ऐसे में भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉक्टर देवप्रिय भट्टाचार्य अर्थशास्त्री हैं और एक हिंदू परिवार से उनका नाता है। वहीं शेख हसीना की सरकार में आर्थिक नीतियों के सलाहकार भी रहे हैं। उनके पिता वकील और मां बांग्लादेश की सांसद नहीं है। वो यूएन में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। वहीं डॉक्टर सलीमुल्लाह खान एक बांग्लादेशी लेखक और शिक्षाविद हैं। उनका बंगाली मुस्लिम परिवार से नाता है और ढाका विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की है। डॉक्टर आसिफ नजरुल एक बांग्लादेशी लेखक
लेखक और पत्रकार हैं, राजनीति पर लिखते रहे हैं। नई सरकार में सेना से रिटायर्ड 5 अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। वहीं देश में तनाव की स्थिति और हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सेना ने बड़ा ऐलान किया है। सेना ने कहा है कि अभी देश में कोई आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। चुनाव पर चर्चा करना भी अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल सेना अस्थायी रूप से सरकार चलाएगी। स्थिति कंट्रोल में आने के बाद फिर फैसला लिया जाएगा। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।